welcome back to this English Guru YouTube channel. And today I am going to teach you very important chapter, and the name of this chapter is use of is RM. तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर के बारे में बढ़िया से समझेंगे. यूज ऑफ इज RM ये सबसे स्टार्टिंग चैप्टर में से, यानी अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ को लिखने में आप दक्ष होना चाहते हैं, तो सबसे स्टार्टिंग चैप्टर के रूप में आप ट्रांसलेशन यहाँ से सीखना शुरू करेंगे. अगर आप ट्रांसलेशन यहाँ से सीखना शुरू करेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि आपका रिटेन स्किल साथ ही साथ आपका स्पोकन इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगा. तो आप इसको बहुत बारीकी ढंग से बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए. मैं आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करता हूँ. सबसे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेना. इस तरह से एक एक करके चैप्टर में आगे बढ़ाते जाऊंगा. समझ लीजिए, ट्रांसलेशन की दुनिया में सबसे पहला ट्रांसलेशन का चैप्टर आपका चैप्टर ट्रांसलेशन 1, यानी आप इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे. इसके बाद दूसरा कौन सा चैप्टर होगा, तीसरा क्या हुआ, सिस्टेमेटिक वे में एक एक करके मैं पढ़ाते जाऊंगा. तो आज आप लोग का सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ यूज ऑफ इज RM. साइड में देखिए लिखा हुआ है हो हूँ. तो ये इज RM और है हो हूँ, इसका अर्थ होता है जिस तरह से पूरे शरीर का सबसे प्रमुख अंग जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये मोहन है या सोहन है या गीता है या करीम है, वो प्रमुख अंग होता है उसका चेहरा. उसका चेहरा सबसे प्रमुख अंग होता है. आपको पूरा जो है इस शरीर ढक दिया जाएगा और सिर्फ चेहरा दिखा दिया जाएगा तो आप पहचान लें कि ये मोहन है या सोहन है या करीम है. लेकिन अगर आपको मुंडी पूरा ढक दिया जाएगा और शरीर का हर एक पार्ट आपको दिखाया जाएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे. तो उसी तरह से ट्रांसलेशन का भी एक चेहरा होता है, और उसका चेहरा होता है उसका जो है इंग्लिश सेंटेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया जो होता है, यानी कि इस तरह के इज RM ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है. 24 हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में, जिसको एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं. उसी को हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बोल रहे हैं. और इंग्लिश में पहचानने का होता है क्रिया के अंत में या अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जो रहता है हो हूँ था थे थी, वो सब उसका चेहरा होता है. उसी से पहचान करते हैं हम लोग. हिंदी वाक्य के अंत से पहचान करते हैं कि प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है. तो इसमें सबसे पहला चेहरा को पहचानिए. तो इसको जो है कि आपको इस हिंदी वाली जो है परिभाषा के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर है हो रहेगा तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन इज RM के माध्यम से बनाया जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हिंदी वाक्य के अंत में है हो रहेगा तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग सब्जेक्ट के बाद इज RM से ही बनाएंगे. कभी कभी इज RM नहीं लगता है, लेकिन कब हिंदी वाक्य के अंत में है हो रहे और उसका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के अनुसार से इज RM के माध्यम से बनाया जाता है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं पढ़ते जाता हूँ और फिर समझाते हुए जाता हूँ. आप इसको ध्यान से सुनेंगे. जब हिंदी वाक्य के अंत में अगर कोई भी हिंदी वाक्य होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक हिंदी वाक्य है, मैं एक शिक्षक हूँ. जब कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में, अंत मतलब यहाँ पर अंत हुआ, हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूँ, अंत में या तो है हो हूँ इत्यादि लगे रहे और जिस वाक्य से कोई काम या कार्य का बोध नहीं हो, अगर अंत में है हो हूँ लगा हुआ है और इस है हो वाले वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हुआ, यानी काम का, क्रिया का या कार्य का बोध नहीं हो रहा हो, बल्कि पहचान या परिचय का बोध हो रहा हो, यानी बल्कि पहचान, यानी इस वाक्य को पढ़ेंगे और उसमें कोई काम एक्शन का बोध नहीं होगा, क्रिया का बोध नहीं होगा, बल्कि एक पहचान परिचय का बोध होगा. उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस वाक्य में किसी न किसी का परिचय दिया जा रहा है. तो वैसे परिचय दिया जा रहा है, परिचय का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसको यह कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज उसके बाद लगाएंगे या R लगाएंगे या M लगाएंगे का प्रयोग करके बनाया जाता है. अब यही चीज को समझाते हैं, यानी कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में अगर है हो रहेगा और उस वाक्य से कोई कार्य या काम का बोध नहीं हो रहा हो, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, इस वाक्य को सुनने से आपको ऐसा लगता है कि कोई काम का बोध हो रहा है, कोई एक्शन का बोध हो रहा है, खेलना पढ़ना दौड़ना इस तरह कोई काम का बोध नहीं हो रहा, बल्कि इस वाक्य को पढ़ने से किसी का पहचान या परिचय, जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ,
तो मेरा परिचय हो गया, मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति वस्तु चीज का जो है वो पहचान होता, परिचय होता है। जैसे अभी यहाँ एक घूम रहा है, एक मशीनरी यंत्र जो है आपका घूम रहा है, ये यहाँ पर जो है इसको हम टेलीविजन नहीं बोलेंगे, इसको मोबाइल नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको एक पंखा बोलेंगे। इसका एक अपना परिचय हो गया पंखा, वह एक पंखा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक पहचान होगा, परिचय, मैं एक शिक्षक हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक परिचय हो गया, आप एक विद्यार्थी हैं। ना कि ऐसा कि विद्यार्थी को शिक्षक, शिक्षक को विद्यार्थी, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो हर किसी का अपना अपना पहचान होता है। तो अगर उस वाक्य से किसी का पहचान यानी पूरे वाक्य में कोई परिचय या पहचान का बोध होगा तो उसका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट को देखते हुए, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, सब्जेक्ट को देखते हुए इसके बाद या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे और उस वाक्य को पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन सब्जेक्ट में इज लगेगा, किसमें आर, किसमें एम, इसको भी नोट में लिख दिए हैं। अगर आई रहे तो आई के बाद इस चैप्टर में, इज आर एम वाला चैप्टर में आई के बाद आप इज नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, बल्कि आई के बाद क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। यानी आई वाले में अगर किसी हिंदी वाक्य अंत में है हो रहेगा तो आई के बाद एम लगाना है। लेकिन किसी वाक्य के सब्जेक्ट में आई नहीं रहे, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का जो है, कोई सिंगुलर वाला सब्जेक्ट रहे, जैसे ही, सी, इट, राम, यानी कोई सिंगुलर नंबर का कोई नाउन रहे, तो वैसे जगह पर आपका क्या हो जाएगा, वैसे जगह पर इज लगेगा उसके बाद, यानी इन लोगों के बाद क्या लगेगा, इज लगेगा। इस जगह पर क्या लगेगा, इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो और प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे, राम एंड श्याम, जैसे देखिए सिंगल नाम है लेकिन डबल नाम है, या प्लूरल नंबर का कोई भी नाउन रहे सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर फिर क्या लगेगा, आर लगेगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट के अनुसार ये या तो एम, या तो इज, या तो आर। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने समझाया है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई के साथ हो गया एम, और एक शिक्षक का ए टीचर, आई एम ए टीचर। लेकिन दूसरे वाक्य में एग्जाम्पल में देखिए, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, तो वह का इंग्लिश होता है ही, अर्थात यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम आर या एम नहीं लगाएंगे, बल्कि ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। इसलिए लगाए ही इज ए टीचर, ही के बाद क्या लगाए, इज, ही इज ए टीचर। वहीं पर अगर आप लोग जैसे पढ़ रहे हो तो आप लोग शिक्षक नहीं हो, आप लोग विद्यार्थी हो, तो आप लोग विद्यार्थी हो तो आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो यू के साथ देखिए प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ऐसे यू सिंगुलर नंबर का भी होता है सब्जेक्ट। आप एक शिक्षक हो तो वहां पर भी आप आर लगाओगे, और ये प्लूरल नंबर में ही, इस वाक्य में प्लूरल नंबर में ही है, यू के साथ फिक्स है कि आर ही लगता है। और ऐसे भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यू है, इसके साथ आपका क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो तो यू आर स्टूडेंट्स, तो इस जगह पर हम क्या लगाए, आर लगाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे बिल्लियाँ, जिसका इंग्लिश बिल्ली का अंग्रेजी हो जाएगा कैट, लेकिन बिल्लियाँ हो गया एक से ज्यादा बिल्लियाँ तो हो जाएगा कैट्स। तो कैट्स क्या हुआ, प्लूरल नाउन के रूप में आ गया, तो कैट्स के बाद हम लोग इज नहीं लगाएंगे, कैट्स के बाद आर, क्योंकि ये प्लूरल है, कैट्स आर ब्लैक। अगर यहाँ रहता बिल्ली काली है तो कैट इज ब्लैक, सिंगुलर में रूप में हो जाता, बिल्ली काली है तो कैट होता, कैट होने पर इज लगाते, कैट इज ब्लैक। लेकिन बिल्लियाँ काली है तो यहाँ पर कैट्स आर ब्लैक, क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह के वाक्य को, जहाँ पर अंत में आपका जो है हिंदी वाक्य के अंत में अगर है हो रहे और वाक्य से कोई पहचान या परिचय का बोध हो, तो वैसे जगह पर हम लोग उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के अनुसार या तो उसके बाद ई लगाएंगे या आर या एम। लेकिन किस सब्जेक्ट में ई लगेगा, किस में आर, किस में एम, ये यहाँ पर इसमें नोट में लिख करके दिखा दिए हैं। तो इस तरह से मैंने एक सेंटेंस आपको सिखाया, यूज ऑफ इज आर एम। अब इस तरह का जितना भी परिचय वाला वाक्य है जिसको आप परिचय देना चाहते हैं, तो वैसे वाक्यों में आप इज आर एम के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे वह एक पंखा है, तो वह, यहाँ वो नॉन लिविंग थिंग है, दूरी वाला बोध कराने के लिए वह का अंग्रेजी वह दैट होगा, तो दैट इज अ फैन। तो उस फैन का परिचय बताएं, दैट इज अ फैन। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि वह जो है
वह मेरा दोस्त है, तो वह मेरा दोस्त, तो उसका हम क्या दिए, परिचय दिए। एक लड़का खड़ा है जिसका परिचय दिए कि वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर वह यानी कि लिविंग थिंग्स एज ए ह्यूमन बॉडी है, तो वहाँ पर हम वह का अंग्रेजी क्या देंगे, ही। तो ही इज माय फ्रेंड, उसका परिचय दिए। इस तरह से जब किसी भी चीज का परिचय देंगे और वहां पर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे। तो इस तरह से एक सेंटेंस बनाने के लिए आप सीखे। लेकिन अंग्रेजी में जो है आप रिटेन को मजबूत करना चाहते हैं या स्पोकन को मजबूत करना चाहते हैं, तो हर सेंटेंस को फिर आपको जो है 6 रूप में तोड़ने के लिए आना चाहिए, जिसको हम अपने लैंग्वेज में उसको सुपर 6 सेंटेंसेज बोलते हैं। तो सुपर 6 सेंटेंसेज अगर आपको बनाने के लिए आ गया, लिखने आ गया, बोलने आ गया, तो दोनों ही जगह पर आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी, रिटेन इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी। जैसे एक वाक्य है, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इस वाक्य को 6 तरह से हम लोग बोल सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं शिक्षक क्यों हूँ, मैं शिक्षक क्यों नहीं हूँ। तो इस सेंटेंस का सुपर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन भी तो होगा। तो इसका फिर इस तरह के वाक्य का हम लोग इंग्लिश का सुपर 6 सेंटेंस में फिर तोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। अब चलते हैं इसके आगे कैसे सुपर 6 में ये टूटता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6 के तहत रूल के साथ एग्जाम्पल के साथ हम इसको बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। जैसे देखिए सबसे पहला रूल 1 में हम रूल लिखे हैं, एस मतलब यहाँ एस में समझिएगा सब्जेक्ट है, ओ में समझिएगा ऑब्जेक्ट, इज आर एम, इस इज आर एम को हम बार बार क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एच बी है मेरा, एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ए या एन ब्रैकेट में दिए हुए हैं, यानी कभी वो लगता है कभी नहीं लगता है। अगर अंतिम में ऑब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले ए एन नहीं लगता है, लेकिन कोई नाउन होता है, सिंगुलर कंट्रोल नाउन होता है, तो वहां पर जो है ए एन का प्रयोग होता है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर ए एन का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में दिए, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो इस रूल को जो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। एग्जाम्पल जैसे वह एक शिक्षक है, ये वाक्य है वह एक शिक्षक है, तो सिंपल इस रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। ऐसा नहीं कि ही दिए तो इसके साथ हम तीनों लगा दे, इज आर एम, ही इज आर एम ए टीचर, ऐसा नहीं, तीन में से कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, तो यहाँ इज लगाए, तीनों में से हम इज लिए। फिर उसके बाद एक शिक्षक टीचर आपका सिंगुलर नाउन के रूप में है, काउंटेबल नाउन के रूप में है, तो यहाँ पर टीचर से पहले ए लगेगा, ही इज ए टीचर, यानी जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, और वो सिंगुलर रूप में हो तो वैसे जगह पर हम ए लगाएंगे। अब हो गया ही इज अ टीचर या ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक, एकदम सिंपल फॉर्मूला से बन गया, वह एक शिक्षक है। ये एग्जाम्पल में भी हम आप पहले बताए थे, लेकिन अब इसका नेगेटिव, हर एक सेंटेंस जो होता है उसका नेगेटिव भी होता है। तो टोटल 6 सेंटेंसेज है, 6 सेंटेंसेज का पहला वाक्य जो है पॉजिटिव सेंस में चलेगा, दूसरा नेगेटिव में चलेगा, फिर उसका जो है तीसरा नंबर में जो है कि आपका नेगेटिव सेंस नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपका इसका चौथा वाला में फिर जो है क्वेश्चन में नेगेटिव सेंस रहेगा। फिर 5वां नंबर जो रहेगा उसमें WH क्वेश्चन रहेगा, लेकिन छठा नंबर में WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव सेंस रहेगा, यानी हर जोड़ा में सेकेंड वाला में नेगेटिव सेंस रहेगा, नॉट रहेगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस इजंट आरंट एमंट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म भी होता है, लेकिन आपको खास करके स्पोकन इंग्लिश को मद्देनजर रखते हुए इसको मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसमें शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा चलता है, इसलिए इज नॉट को हम इजंट किए हैं, आर नॉट का आरंट किए हैं और एम नॉट का एमंट किए हैं। ऐसे ग्रामेटिकली टर्म में जाएंगे तो एमंट नहीं होता है, उसके जगह पर आरंट होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश को बोलने के लिए आप एमंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में एमंट ही लगाए हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इजंट आरंट एमंट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह एक शिक्षक नहीं है, इस वाक्य से थोड़ा सा भिन्न है, इसमें पॉजिटिव सेंस दिया गया, वो एक शिक्षक है, ठीक है, वो शिक्षक है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस दिया जा रहा है, वो एक शिक्षक नहीं है। तो
तो इस वाक्य में नेगेटिव सेंस दिए तो इसमें तो नॉट लगेगा। तो दिमाग में ये याद रखिएगा, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसका नहीं के लिए नॉट को आप जहाँ हेल्पिंग वर्ब जहाँ लगेगा उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपको चिपकाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं को हम सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ चिपका देना है। चिपकाइएगा तो उसका ओ गायब हो जाता है, ऊपर में अपोस्ट्रोफी टाइप का लगेगा और टी लग जाएगा, एन दे करके ओ गायब अपोस्ट्रोफी टी। तो यहाँ पर देखिए कि वह एक शिक्षक नहीं, वह का अंग्रेजी हो गया ही के बाद इज आता है, लेकिन नहीं के लिए हम क्या बोले हैं कि उसी हेल्पिंग वर्ब में चिपका देना, यानी इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट को चिपका दिए। तो ही इजंट हो गया, फिर एक शिक्षक है टीचर, ही इजंट अ टीचर। तो सिंपल तरीके से जैसे वो एक शिक्षक है, इज ए टीचर, वो एक शिक्षक नहीं है, ही इजंट ए टीचर। इस तरह से हम लोग जो है कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये एक जोड़े के रूप में जो है सेंटेंस बना, जिसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस आया और एक नेगेटिव सेंटेंस आया। ये दो सेंटेंस जो होता है जब आपका स्पोकन इंग्लिश में बोल चाल होता है तो ऐसे जगह पर जवाब देने के लिए दो सेंटेंस होता है, लेकिन इस 6 रूप में बाकी 3, 4, 5, 6 ये जो है सवाल पूछने के लिए ये सेंटेंस का निर्माण हुआ है। यानी इसमें क्वेश्चन भी दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, यानी तीसरा और चौथा नंबर में यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक होता है WH क्वेश्चन, यानी कि आपका 5वां और 6ठा नंबर में WH क्वेश्चन होता है। तो यस नो क्वेश्चन यानी जिसका शॉर्ट में क्वेश्चन होगा और आपका शॉर्ट जवाब होगा। सबसे यस नो क्वेश्चन को समझने के लिए जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में देंगे और वाक्य पूरा हो जाएगा, समझ जाइए वो यस नो क्वेश्चन। जैसे आर यू ए डॉक्टर, अगर आप है तो यस, नहीं है तो नो, आंसर क्लियर हो गया। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। तो यस नो क्वेश्चन को पहचानने का और सरल तरीका ये है कि उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे होता है। उस सेंटेंस का जो बनता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इज आर एम को पहले रखे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका एन ब्रैकेट में, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इस रूल के तहत में हिंदी में कैसे पहचानेंगे यस नो क्वेश्चन है, यानी कोई भी हिंदी वाक्य अगर शुरू में ही क्या रख करके सवाल पूछा जाए, क्या वह एक शिक्षक है, शुरू में ही क्या वो एक शिक्षक है, क्या वो एक डॉक्टर है, क्या आप एक नेता है, तो शुरू में ही अगर हिंदी में क्या रख करके सवाल पूछा जाए तो समझ लेना कि ये यस नो क्वेश्चन है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यस नो क्वेश्चन में। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे क्या वो एक शिक्षक है, तो इसमें ही इज नहीं किए हैं, पहले इज किए हैं, यानी ही के साथ इज लगता है इसलिए इज। ऐसा नहीं है कि सब जगह इज लगेगा, ही सब्जेक्ट है इसलिए इज। अगर यहाँ आई रहता तो एम आई करते। तो क्या वो एक शिक्षक है, तो इज ही ए टीचर। क्या हो गया, इज ही ए टीचर। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, इज ही ए टीचर, क्या वो एक शिक्षक है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो इस तरह से ये वाक्य हो गया, इज ही ए टीचर, क्या वो एक शिक्षक है, एक क्वेश्चन हुआ, और वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कहलाया, यस नो क्वेश्चन कहलाया। लेकिन इस क्वेश्चन का एक नेगेटिव सेंस भी होता है, क्या वो एक शिक्षक नहीं है, तो क्या वो एक शिक्षक नहीं है, तो इस वाक्य को जब बनाएंगे इसमें क्या से शुरू हुआ, इससे तो आपको पता चल गया कि यस नो क्वेश्चन है, लेकिन वाक्य में नहीं भी है। इस नहीं वर्ड को देख करके पता चला ये यस नो क्वेश्चन तो है, लेकिन नेगेटिव सेंस वाला यस नो क्वेश्चन है। तो इस वाक्य में भी इसका ट्रांसलेशन जब बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब में नॉट चिपका हुआ रहेगा, यानी नहीं के लिए नॉट चाहिए ना, तो नॉट को हम इसी हेल्पिंग वर्ब में इजंट या आरंट या एमन चिपका दिए और उसके बाद ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे क्या वो एक शिक्षक नहीं है, तो इजंट ही अ टीचर या इजंट ही ए टीचर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ऐसा भी तो वाक्य बनता है, इज ही नॉट ए टीचर। यस, ऐसा भी वाक्य बनता है। आप नॉट को चाहेंगे तो सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते, इज ही नॉट ए टीचर। लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश में दक्ष होना चाहते, एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है कि शॉर्ट फॉर्म को आप अपनाएं, ताकि शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से जल्दी जल्दी आप अंग्रेजी को बोल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इजेंट किए हैं, इजेंट नॉट को यहीं पर ले आए हैं, यानी इस तरह का वाक्य में याद रखना। नहीं जिस वाक्य में रहेगा तो कंफर्म है कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब वहीं नॉट जाके चिपका देंगे। तो देखिए इस वाक्य में इज पहले तो नॉट को यहीं चिपका दिए, तो नहीं वाला भी तो यहीं पर आ गया। इजेंट
ही ए टीचर, क्या वो एक शिक्षक नहीं है। तो इस तरह से आपका वाइक जो बन गया, इजंट ही ए टीचर, क्या वो एक शिक्षक नहीं है। तो ये भी आपका यस नो क्वेश्चन हुआ, यानी यस नो क्वेश्चन दो हुआ आपका, क्या वो एक शिक्षक है, क्या वो एक शिक्षक नहीं है। हिंदी में पहचानेंगे क्या से वाइक शुरू होगा तो समझ जाइएगा कि वो आपका यस नो। देखिए ये दिमाग लगाइएगा, शुरू में हिंदी वाइक के शुरू में क्या होना चाहिए, अगर हिंदी वाइक के बीच में क्या है तो फिर वो यस नो क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, तब वो WH क्वेश्चन कहला जाएगा। जैसे रहेगा आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ डिटेल में आपको जवाब देना होगा। तो आपका नाम क्या है अगर बीच में क्या आ गया तो वहाँ पर उस क्या का अंग्रेजी फिर व्हाट होगा, व्हाट इज योर नेम, तब आपको डिटेल में जवाब देना होगा माई नेम इज मोहन, माई नेम इज सोहन। तो इस तरह से ये क्या हिंदी वाइक के शुरू में ही रहेगा तब समझना यस का क्वेश्चन है, ये क्या हिंदी वाइक के बीच में रहेगा तो समझना है ये WH क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्या हो गया कि क्या वो एक शिक्षक है ये टीचर, क्या वो एक शिक्षक नहीं है एजेंट ये टीचर, ये दोनों यस नो क्वेश्चन हो गया। तो आप भाई अब इसमें जो है यस नो क्वेश्चन के बाद तो फिर WH क्वेश्चन भी आता है, तो इसका 5वां नंबर और 6ठा नंबर WH क्वेश्चन के अंतर्गत में आता है। पहला हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया नेगेटिव, ये दोनों हो गया यस नो क्वेश्चन, यस नो का हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन और यस नो का नेगेटिव क्वेश्चन इसमें आपका हो गया। अब इसमें से भी हो गया WH जो है, ये WH वाला आपका क्वेश्चन अब इसमें आएगा। WH मतलब होता क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड आप देखिए वहां पर हम लिख दिए हैं। WH क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, यानी कि ये W या H क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या है, ये WH इक्वल टू व्हेन, यानी जो WH से शुरू होने वाला वर्ड यहाँ पर देखिए, जैसे व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे, हु कौन, whom किसे, whose किसको, which किसका किसकी। तो ये सारे के सारे WH से शुरू हुआ है, खाली एगो है आपका S से शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम WH क्वेश्चन वर्ड रख दिया गया है। तो इस तरह से 9 सेंस होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड 9 होते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में आपका होगा तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि उसका वाइक जो है WH क्वेश्चन के अनुसार से होगा। तो WH क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट क्या है, इसका रूल क्या है, सबसे पहले WH, इसमें ना तो सब्जेक्ट पहले हुआ ना हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब में से कोई आएगा, इज RM में से कोई आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसका ब्रैकेट में AN दिए हैं, फिर आपका उसके बाद दिए हैं ऑब्जेक्ट दिए हैं। तो वाई को देखिए कैसे पहचानेंगे, वह एक शिक्षक क्यों है, ये 9 क्वेश्चन वर्ड में से कोई रहेगा, कब क्यों कहाँ कैसे, इस तरह का कोई ना कोई वाई के बीच में कहीं पर रहेगा या शुरू रहेगा। खाली क्या आपका बीच में रहने से वर्ड समझना, बाकी क्यों शुरू में भी रहे अंत में भी रहे, बीच में वो क्यों का अंग्रेजी वाई सब जगह होगा। तो इस तरह से वो एक शिक्षक क्यों है, तो इस क्यों वर्ड को, कब वर्ड को, कैसे वर्ड अगर लगा हुआ रहेगा तो उससे पकड़ लेना कि यस नो क्वेश्चन नहीं है बल्कि WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन का ट्रांसलेशन में सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी हम क्या किए, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद ए टीचर, वाई इज ही ए टीचर, वो एक शिक्षक क्यों है। अब यहाँ पर इसी जगह पर रहता है वो एक, मैं एक शिक्षक क्यों, मैं रहता मैं एक शिक्षक क्यों, तो हो जाता वाई एम आई ए टीचर, ठीक है। आई रहने पर इज नहीं लगाएंगे, आई रहने पर फिर एम लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर वो एक शिक्षक क्यों है, इसलिए वाई इज ही ए टीचर, क्लियर है ये। तो ये वाई का आपका बन गया, इसका पॉजिटिव सेंस क्या हो गया, क्वेश्चन WH क्वेश्चन। अब इसका नेगेटिव, नॉट लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो नेगेटिव क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन है लेकिन उसका नेगेटिव सेंस वाला है। जैसे वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है इस वाई का रूल है WH प्लस इजंट, आरंट, एमंट प्लस सब्जेक्ट प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हम शुरू में बता दिए हैं कि अगर वाइक में नहीं रहेगा तो नहीं का नॉट को कहाँ चिपकाना है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहाँ चिपकाना है। तो इसी कारण से ये वाइक जो हो गया है कि इजंट, आरंट, एमंट। कभी कभी स्टूडेंट हमेशा ये कंफ्यूजन है, सर ऐसा भी हम पढ़े हैं कि इज आ रहे के बाद सब्जेक्ट आता फिर नॉट आता है, हम ऐसा भी बोल रहे कि वैसा भी होता है, वो भी सही है, लेकिन स्पोकन को दिमाग में रखते हुए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो जल्दी बोल करके आप आगे बढ़ेंगे। तो वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी देंगे वाई, सबसे पहले हम क्या दिए क्यों का अंग्रेजी दिए वाई, उसके बाद इज लगाए क्योंकि ही के साथ इज है, लेकिन
नहीं है, नहीं के लिए नॉट लगाए। वाई इजंट, उसके बाद ही ए टीचर, वाई इजंट ही ए टीचर, वो एक शिक्षक क्यों नहीं है, वाई इजंट ही ए टीचर। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं फुल फॉर्म में बनाते तो वाई इज ही नॉट ए टीचर, ऐसा भी बनता, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है वाई इजंट ही अ टीचर। तो किस तरह से जो है सेंटेंस आपका बना, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, वाई इजंट ही अ टीचर। यहीं पर अगर वह किया जाता है आप एक शिक्षक क्यों नहीं है, आप, तो यह हो जाता है वाई आरंट यू, यू के साथ आर लगता है इसलिए वाई आरंट यू ए टीचर। लेकिन यहाँ वह है, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, तो वाई इजंट ही अ टीचर, वाई इजंट ही अ टीचर। समझ में आया? चैप्टर में आपको किस सब्जेक्ट के साथ इज, किसके साथ आर, किसके साथ एम लगाना चाहिए वो सिखाए। साथ ही साथ एक सेंटेंस को 6 रूप में कैसे तोड़ा जाता है उस 6 रूप की प्रक्रिया को बताए। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है आपका जो है ये सुपर 6 में तोड़ करके दिखा दिए। अब इस सेंटेंस को आप लोग जो है एक SW होमवर्क के रूप, इस वाक्य को आप एक गायक हो, गायक मीन्स सिंगर, इस वाक्य का सुपर 6 आप अपने कॉपी में बना लेंगे। इसके माध्यम से आप मिला करके देख लेंगे कि आप इसको सही बना पाए नहीं बना पाए। आप में से कोई अगर आप मेरा कमेंट बॉक्स पर जो है इसका सुपर 6 बना करके देंगे, अगर वो करेक्ट रहेगा तो मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा कि हाँ आपका सही है, गलत रहेगा तो भी बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स पर ही इसका सुपर 6 बना सकते हैं और बना करके भेज सकते हैं, नहीं तो घर में अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। इसके आगे जो है कि इसको बनाना नहीं है, बनाने के साथ साथ थोड़ा सा ओरल प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं खड़ा होकर के जैसे कि ये वह एक शिक्षक है तो इसको 6 रूप में बोल करके वह एक शिक्षक है 2 तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में हिंदी इंग्लिश दोनों बोलिए, फिर बाद में सिर्फ इंग्लिश भी बोलेंगे चलेगा। कैसे करना है, ऐसे जैसे वह एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है, ही इजंट ए टीचर। क्या वह एक शिक्षक है, इज ही ए टीचर। क्या वह एक शिक्षक नहीं है, इजंट ही ए टीचर। वह एक शिक्षक क्यों है, वाई इज ही ए टीचर। वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, वाई इजंट ही ए टीचर। इस तरह से आईने के सामने खड़ा होकर के सबका 6 रूप बोलेंगे। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ एक हिंदी बोलेंगे बाकी इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे वह एक शिक्षक है, डायरेक्ट इंग्लिश सबका 6 रूप बना दीजिए। ही इज ए टीचर, ही इजंट ए टीचर, इज ही ए टीचर, इजंट ही ए टीचर, वाई इज ही ए टीचर, वाई इजंट ही ए टीचर। इस तरह से आप इसका सुपर 6 आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका टर्म का प्रैक्टिस हो सके और फ्लुएंट हो सके। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसको भी इसी तरह से बना करके आप आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह का परिचय वाला वाक्य और भी बना करके मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा। इसका आने वाला जो वीडियो में बनाऊंगा इसका आगे का चैप्टर बनाऊंगा, इसके बाद आगे वाला चैप्टर भी देखिए, उसको भी समझिए और उसका भी सुपर 6 का प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से जो है आज मुझे जो है अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग को मैंने यूज ऑफ ERM चैप्टर को बहुत सुंदर ढंग से बताया। अगर आप में से किसी को भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ आप में से जो मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।